गांव में मायका और सोसाइटी में ससुराल। तुम्हारे अंदर क्या दिमाग नहीं है? गैस जलानी भी तुम्हें नहीं आती है? अगर घर में आग लग जाती तो? मैं तो पहले इस शादी के खिलाफ थी। आप लोगों से मैंने कितनी बार कहा था कि इससे भैया की शादी मत करवाइए, लेकिन आप लोगों ने हमारी एक बात नहीं मानी। देख लिया अपनी करनी का नतीजा। आज तो बस किचन में आग लगी थी, कल तो पूरे घर में आग लगाकर मानेगी ये। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं आइंदा इसका ख्याल रखूंगी। देखो जरा तो, इसके तो मगरमच्छ के आंसू आने भी शुरू हो गए। यही तो प्रॉब्लम होती है इन जैसी लड़कियों की। क्यों तारा की दोनों नंदे उसे इतनी खरी खोटी सुना रही थी और तारा की किस गलती की वजह से आज उनके किचन में आग लगी थी? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। अरे अरे, आराम से नहाओ। तुम तो अपनी पूंछ से सारा पानी मुझ पर डाल रही हो। मैं यहाँ तुम्हें नहलाने के लिए आई हूँ, ना कि खुद नहाने के लिए। गिरधारीपुरा नाम के इस छोटे से गांव में तारा अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। हर रोज की तरह तारा अपने गाय भैंसों को लेकर नदी किनारे आती है और उन्हें नहलाने लगती है। चलो, इन सब का तो नहाकर हो गया, अब जल्दी से ये सारे कपड़े भी धो लेती हूँ। नदी किनारे बैठकर कपड़े धोकर तारा अपने गाय भैंसों के साथ गांव के कच्चे रास्ते से घर जाने लगती है। धीरे धीरे शाम होने को आती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, जिसके चलते सामने पड़ा पत्थर तारा को दिखाई नहीं देता और वो उस पत्थर से टकराकर सीधा जमीन पर गिर जाती है। मेरा हाथ! हमारा देश कितना आगे बढ़ गया है, लेकिन अभी भी हमारे गाँव में बिजली का कोई नामो निशान नहीं है। अरे तारा बेटा, तू ये मिट्टी में कैसे लोटपोट होकर आई है? क्या अपनी सहेलियों के साथ कबड्डी खेल रही थी? और ये तेरे हाथ से खून कैसे निकल रहा है? अब क्या बताएं अम्मा, हम तो कपड़े धोकर अपनी गाय भैंस को चराते हुए घर आ रहे थे, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कच्चे रास्ते पर गिर गईं। पिछड़े गांव में रहने की वजह से तारा और उसके परिवार को काफी परेशानी होती थी, लेकिन इसके बावजूद भी तारा अपने परिवार के साथ काफी खुश थी। ऐसे ही समय गुजरता है और आज तारा के राजेंद्र के बचपन का दोस्त दीपेश उससे मिलने के लिए शहर से गांव आया होता है। अरे दीपेश, कैसा है मेरे दोस्त? कितने सालों के बाद देख रहा हूँ। कैसे आना हुआ यहाँ? अरे यार, जब से गांव छोड़कर शहर गया तब से आने का मौका ही नहीं मिला। हमारा जो गांव वाला घर था उसे ही बेचने के सिलसिले में यहाँ आया था, तो सोचा तुझसे भी मिल लूं। तारा जल्दी से अपने पिता के शहर से आए दोस्त के लिए नाश्ता बनाकर लाती है और दीपेश के पैर छूकर उससे आशीर्वाद लेती है। ऐसे राजेंद्र, तेरी बिटिया तो बड़ी ही सुंदर है और साथ ही साथ गुणकारी भी है। इसके रिश्ते की कहीं बात चलाई है तूने? अरे चलाई तो थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी की शादी इसी गांव में हो। क्या रखा इस गांव में? न बिजली है, न पक्की सड़क है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि जहां भी ससुराल हो, हंसी खुशी रहे। अरे राजेंद्र, तू तो जानता है कि भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, और इकलौता बेटा भी। मैंने भी अपने बेटे के लिए काफी सारी लड़कियां देखी थी। मुझे तो बिल्कुल तेरी बेटी की तरह ही अपनी बहू चाहिए। अगर तुझे कोई दिक्कत परेशानी ना हो तो मैं तेरी बेटी तारा का रिश्ता अपने बेटे राजीव से करना चाहता हूँ। अरे इसमें दिक्कत परेशानी की क्या बात है? इस पिछड़े गांव से निकलकर मेरी बेटी अच्छी जगह जा रही है, इससे बढ़कर मेरे लिए क्या खुशी की बात होगी। देखिए, मेरी तरफ से तो यह रिश्ता पक्का है। तारा के परिवार वाले काफी ज्यादा खुश थे, वहीं तारा की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अपनी गाय भैंस से बात करते हुए, मुन्नी, गौरी, मोती, अब तुम्हारी तारा शादी करके शहर जा रही है। वक्त गुजरता है और तारा राजीव की शादी हो जाती है। शादी कर गांव की तारा अपने शहरी सोसाइटी वाले ससुराल में आती है। गाड़ी से उतरते ही तारा जैसे ही अपनी मुंडी इधर उधर फिराती है तो देखती है कि उसकी सोसाइटी में काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग हैं, जिन्हें देख, अरे बाप रे बाप, यहाँ तो कितने बड़े बड़े घर हैं माँ जी। कहीं ये घर हम पर गिर तो नहीं जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है यहाँ पर। अरे तारा, ये सोसाइटी है और सोसाइटी में ऐसे ही घर होते हैं, और ये गिरेंगे नहीं। जहां तारा की बात सुन राजीव और उसके सास ससुर हंसने लगते हैं और उसे समझाते हैं, वहीं तारा की दोनों नंद मधु और अंजलि का मुंह बन जाता है। अब वो सभी लोग सोसाइटी में बनी एक बिल्डिंग में जाते हैं, जहां माधुरी तारा का गृह प्रवेश करती है। अपने ससुराल के चमचमाती चेहरे देखने वाली फर्श को देख तारा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे ये जमीन तो कितनी ज्यादा साफ है। माँ जी, आप किससे पोछा लगाती हैं इस पर? इसमें तो मेरा चेहरा भी कितना साफ साफ दिख रहा है। माँ, क्या आपने हमें इस गंवार की गंवार वाली बातें सुनने के लिए यहाँ रोक के रखा था?
अंजलि और मधु मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती हैं, जिसे देख माधुरी कहती है, तारा बहू तुम अपनी नंद की बात का बुरा मत मानना, वो आज इन्हें किसी पार्टी में जाना था और मैंने इन्हें यहाँ रोक लिया, इसलिए थोड़ी गुस्सा है बस दोनों। माधुरी अब तारा को उसके कमरे में छोड़ आती है और ऐसे ही शादी का एक दिन गुजर जाता है और आज तारा की उसके ससुराल में पहली रसोई की रस्म होती है। तारा जैसे ही अपने मॉडर्न किचन में जाती है तो काफी दंग रह जाती है। ये कितनी सुंदर रसोई है ना, हर चीजें हीरे की तरह चमचमा रही हैं, लेकिन इस रसोई में चूल्हा कहाँ है, बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊं? अरे तारा बहू क्या हुआ, तूने अभी तक खाना नहीं बनाया? बिना चूल्हे के मैं खाना कैसे बनाऊं? इतनी बड़ी रसोई है लेकिन यहाँ तो कहीं पर भी चूल्हा नहीं है। ये गांव नहीं बल्कि सोसाइटी है, सोसाइटी में सभी के घरों में इंडक्शन या गैस पर खाना बनता है। ये देख, इसे गैस कहते हैं और ये लाइटर, इससे तू गैस जलाकर आराम से खाना बना लेना, ठीक है? इतना कहकर माधुरी बाहर चली जाती है और तारा ने कभी गैस नहीं जलाई थी, जिसके चलते उसे गैस जलाने में काफी दिक्कत होती है। ज्यादा गैस लीक होने की वजह से तारा जैसे ही लाइटर से गैस ऑन करती है तो गैस के आसपास आग लग जाती है। आग आग लग गई, जल्दी से कोई आग को बुझाओ। किचन में लगे फायर अलार्म की आवाज सुन सभी लोग भागे भागे किचन में आते हैं। वहीं राजीव जल्दी से फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आग को बुझाता है। वहीं तारा की दोनों नंदे उस पर काफी चिल्लाती हैं। मधु अंजलि बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर कोई हादसा हो जाता तो हमारे साथ साथ इस सोसाइटी में रहने वाले लोगों का भी कितना नुकसान होता। सभी लोग तारा को सुनाने में लग जाते हैं लेकिन कोई भी उसे नहीं समझता। ऐसे ही एक दिन, मधु अंजलि यहाँ आसपास नदी कहाँ है? काफी सारे कपड़े जमा हो गए, मुझे उन्हें धोना है। क्या नदी? यहाँ आसपास कोई नदी नहीं है, हम लोग नदी में नहीं बल्कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं। अंजलि मधु तारा को वॉशिंग मशीन के पास लेकर जाती है। लेकिन ये डब्बे जैसी मशीन तो बहुत छोटी है, इसमें इतने सारे कपड़े कैसे धुलेंगे? कपड़े तो क्या, इसमें तो तुम भी धुल जाओगी अगर अपना दिमाग का सही इस्तेमाल करोगी तो। गांव की गवार। तारा की दोनों नंदे उसे ताने देने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। एक ऐसा दिन भी आता है कि तारा अपनी सोसाइटी वाले ससुराल की बालकनी में पानी डालकर उसे धो रही होती है कि तभी बालकनी के नीचे खड़े लोगों पर गंदा पानी गिरने लगता है। कौन है बेवकूफ भला, बालकनी को भी कोई इस तरह धोता है क्या? सारा गंदा पानी डाल दिया मुझ पर। सोसाइटी में रहने वाली मोनिका चिल्लाते हुए तारा के ससुराल जाती है और उसके घर वालों से उसकी शिकायत करती है। अरे अब क्या सोसाइटी में भी रहना हमारा हराम करोगी? जब कोई काम आता नहीं है तो करती क्यों हो? मेरी ही मती मारी गई थी जो मैंने गांव की लड़की को अपनी बहू बनाने के बारे में सोचा। हर दिन अपनी सोसाइटी वाले ससुराल के ताने सुन तारा को दुख तो होता था लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती थी। बहू, हमारी सोसाइटी में एक फंक्शन हो रहा है जिसमें हम लोग भी जा रहे हैं, तो वहां पर तू अपनी कोई गंवार वाली हरकतें मत शुरू कर देना। कम से कम सोसाइटी में तो हमारी इज्जत रख लियो। सभी लोग तैयार होते हैं और सोसाइटी की पार्टी में जाते हैं। सोसाइटी में सभी लोग टेबल कुर्सियों पर बैठकर फोक और चम्मच से खाना खा रहे होते हैं, जिन्हें देख तारा कहती है, अरे कैसे लोग हैं, ये कांटा छुरी से भी कोई खाना खाता है क्या? ये लोग तो खाने का कितना अपमान कर रहे हैं। पैरों से चप्पल निकालकर तारा प्लेट में खाना लेती है और जमीन पर बैठकर हाथों से खाने लगती है, जिसे देख सभी सोसाइटी वाले तारा और उसके ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे ये आप लोग किस गांव की गंवार को ले आए हैं? इसे क्या खाना खाने का तरीका भी नहीं पता? अरे इससे समझदार तो मेरे घर की नौकरानी है। हमने आपको मना किया था ना कि इस गंवार को पार्टी में मत लेकर आना, अब करवा ली बेइज्जती। सारी गलती तो इनकी है, इनको ही शौक था गांव की लड़की को बहू बनाने का। अरे मैं तो खुद पछता रहा हूँ ऐसी गांव की गवार को अपनी बहू बनाकर। क्यों मैंने इसे अपने बेटे की शादी करवाई? सभी घर वाले तारा को काफी ताने देने लगते हैं, जिसे देख अब राजीव से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बस करिए आप लोग, कोई हक नहीं है आप सभी को मेरी पत्नी को ऐसे मजाक उड़ाने का और ना ही उसे इस तरह बेइज्जत करने का। अरे आप लोगों को समझ नहीं आता, तारा बचपन से ही गांव में पली बड़ी है तो उसे इस सोसाइटी के यहाँ के लोगों की हर चीज को समझने में वक्त लगेगा। बाबा आप ये बात कह भी कैसे सकते हैं? भूलिए मत, तारा को आपने ही मेरे लिए पसंद किया था। उसे समझने की बजाय, उसकी मदद करने की बजाय आप लोग उसकी सरेआम बेइज्जती कर रहे हैं। बहुत सहली मैंने अपनी पत्नी की बेइज्जती, लेकिन अब और नहीं। राजीव तारा का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ वहां से ले आता है। अब राजीव तारा के साथ एक अलग घर में रहता है और उसे सोसाइटी और शहर के तौर तरीकों, रहन सहन और वहां की चीजों के बारे में बताता है। धीरे धीरे तारा भी सभी चीजों को समझने लगती है और अपने पति के साथ हंसी खुशी जिंदगी जीती है।